Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो लास्ट सेशन कवर किया था वो था नेशनल इनकम से रिलेटेड। हमने इसके दो रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़े हैं, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और एक हमने नॉर्मल रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। आई होप कि आपको वो दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। आज हम हमारे इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कंसेप्ट्स हमें प्रैक्टिकल्स में भी बहुत काम आएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत ही ध्यान से इन्हें सुनिए और समझिए। एंड प्लीज़, मैं आपको ये बुक से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैंने ये चैप्टर आपको बुक में से ही स्टार्ट करवाया है, नोट्स की बजाय। तो मुझे उम्मीद है कि आप साथ में बने रहेंगे। So the next concept which we are going to study today is domestic versus national concept। देखो, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय। अब इन दोनों कंसेप्ट्स में हमें क्या बताते हैं। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम refers to the product produced in the domestic territory of a country by all producers। देखो, हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है वो हमें फर्स्ट पॉइंट में बता दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर है कि टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होता है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, बाय ऑल प्रोड्यूसर्स, बनाने वाले, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं सभी, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो नॉर्मल नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स हैं, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं, उन सभी के द्वारा, जब सभी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हम उसके सम टोटल को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में या डोमेस्टिक इनकम की कैटेगरी में कवर अप करेंगे। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके ऑपोजिट जो नेशनल का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और इनकम रेफर्स टू दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इसमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री को नहीं बल्कि हमारी देश की बाउंड्री के कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, दैट मीन्स जो फॉरेन कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे कुछ रिलेटिव्स कनाडा गए हुए हैं, यूएसए गए हुए हैं, तो दैट मीन्स वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं ना। तो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बाय ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। क्यों? क्योंकि जो लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें, जैसे आपको क्या समझाया था जब आपको नॉर्मल रेजिडेंट्स वाला कंसेप्ट समझाया था, तब आपको ये बताया था ना कि भाई एक तो 1 साल या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री का होना चाहिए, नहीं है तो आप उसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानोगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। हो सकता है कि फॉरेनर्स कुछ हमारे देश में आकर काम कर रहे हों, लेकिन वो हमारे देश के अकॉर्डिंगली नॉर्मल रेजिडेंट्स ना बन रहे हों, और बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे देश के कुछ लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट वो हमारे देश के बन रहे हैं। जैसे हमने WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा था कि भाई जो जिस देश का नागरिक होगा, सिटीजन होगा, उसे उसी देश का हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ पॉइंट बता रखा है कि जब हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम का कंसेप्ट स्टडी करेंगे तो हमारा मीनिंग क्या होगा प्रोडक्ट या इनकम से, तो हमारा मीनिंग होगा वो प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ऑल्सो, प्लस जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है या जो इनकम अर्न की जा रही है, किसके द्वारा, बाय ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। जो डोमेस्टिक कंसेप्ट था उसमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्री को ही कवर किया जा रहा था, सभी प्रोड्यूसर्स को कवर किया जा रहा था। लेकिन जो हमारा ये नेशनल वाला कंसेप्ट है,
इसमें हमने क्या करना है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को तो कवर करना ही करना है, हमने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को भी कवर करना है। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है? रेजिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम सभी प्रोड्यूसर्स को कवर कर रहे थे। जब सभी प्रोड्यूसर्स को कवर कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसमें तो कुछ नॉर्मल भी आ जाएंगे, कुछ नॉर्मल नहीं भी आएंगे। लेकिन जब हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को कंसीडर करना है नेशनल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जाकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, वो भी तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे ना। जैसे मैं फिर से अगर आपको एग्जांपल्स रिकॉल करवाऊं, वो WHO वाली, वो IMF वाली, ठीक है, डिप्लोमेट्स जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए जाते होते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट है कि भाई वो नॉर्मल रेजिडेंट्स तो हमारी कंट्री के ही रहेंगे ना। इसलिए हमने नेशनल वाले कंसेप्ट में, नेशनल वाली या नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को कवर करना है, और जो डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट है उसमें हमने सभी प्रोड्यूसर्स को कवर करना है, जिसमें नॉर्मल भी आ जाएंगे और नॉन रेजिडेंट्स भी आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है? अगर हमें ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो हमें मीनिंग तो पता चल गया, लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ना वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको कहा जाएगा कि भाई डोमेस्टिक से नेशनल अगर हमें निकालनी है इनकम तो क्या करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है कि इंफॉर्मेशन दी हो नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली क्वेश्चन जो है वो कहा गया हो कि भाई डोमेस्टिक इनकम निकालो कितनी आएगी। तो इस केस में आपको ना एक कंसेप्ट याद रखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है ये हम आज के इस सेशन में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को एक दिमाग में रखिए, समझिए कि इफ इन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम is added net factor income from abroad, it becomes national product और इनकम। ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, जो मैंने ये लाइन पूरी पढ़ी है, ये यही चीज़ है कि भाई अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम निकालना है, बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे ज़्यादातर NFIA कर लिखा हुआ होता है, जब आप डोमेस्टिक इनकम में ये NFIA ऐड कर दोगे तो आपके पास नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। अब देखिए मैथ्स के थोड़ा सा कंसेप्ट निकाल कर देखो, अगर आप ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ये जो इक्वल टू की इधर वाली साइड है, इसे अगर हम इक्वल टू के इधर वाली साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस साइड पर अकेला रह जाएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला है वो देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इक्वेशन वाला उभर कर आता है, वो बनता है कि नेशनल प्रोडक्ट और इनकम माइनस, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि ये वाली चीज़ जब इक्वल टू के इधर वाली साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगी। तो नेशनल प्रोडक्ट और इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम। सिर्फ ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, ये एक इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है। क्या होता है ये NFIA, ये हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दिख ही रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा पहले एक रिकॉल करवाना चाहूँगी, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आपने प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स किए थे, तब आपको ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम का एक कंसेप्ट आता था, जिसमें हम पढ़ते थे कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो हैं वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे। अब ये जो फैक्टर इनकम वर्ड है ना, ये कुछ इसी तरीके का वर्ड है। ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में या बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
हम इन रिटर्न जो इनकम अर्न कर रहे हैं हम उसे फैक्टर इनकम का नाम दे देते हैं। अब देखो, जो बंदा कनाडा में जाकर काम कर रहा है, कहीं किसी के अंडर काम कर रहा है या खुद का बिजनेस अगर सेटअप कर रहा है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है ना, एक तरीके से एक्ट कर रहा, और बदले में जो वो इनकम अर्न कर रहा है उसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको बदले में सैलरी मिल रही है, आपकी वो फैक्टर इनकम बन रही है। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आपको बदले में रिजर्व्स बनाने का मौका मिल रहा है, प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल रहा है, आप रिटेन्ड अर्निंग्स एंजॉय कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें फैक्टर इनकम है। तो ये जो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये वर्ड आगे जो NET नेट लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? देखो, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आप अगर कनाडा में जा रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, वो तो मैंने फैक्टर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। अब यहाँ पर है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे देश में कुछ फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो अर्न कर रहे हैं वो अपने होम कंट्री में अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हैं। हमारे लोग जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ जो कमा रहे हैं अपना खर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ कमाकर पीछे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी होम कंट्री में उनको भेजते हैं ना। तो ये वर्ड जो नेट है ना, वो और कुछ नहीं है, वो इन चीज़ों का ही डिफरेंस है। हमारे लोग जो बाहर कमा रहे हैं और बाहर के लोग जो हमारे देश में कमा रहे हैं, उनका डिफरेंस होता है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो पढ़ते हैं और फिर और अच्छे तरीके से पता लगाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन दैट कंट्री। देखो, ऑफ दैट कंट्री नहीं कहा, इन दैट कंट्री का है। मतलब मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लूँ, मान लो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के कुछ लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर अर्न कर रहे हैं इनकम, फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, जो कमाते हैं अपना खर्चा निकालते हैं, प्लस कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को भी पीछे से भेजते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो लोग अगर हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स बन रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए वो कंडीशन याद रखो क्या थी, अगर वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट बन रहे हैं तो इसका मतलब वो वाली फैक्टर इनकम हमारे देश की इनकम माननी चाहिए। क्योंकि देखो, जो कमाकर वो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा या जो भी उन्होंने अर्न किया वो हमारे देश में सर्कुलेट होगा ना, हमारी इंडियन करेंसी में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इंडिया में सर्कुलेट होगा ना। तो उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम और जो फैक्टर इनकम हमारे देश में इन दैट कंट्री इन इंडिया किसके द्वारा कमाई गई है, नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा, इनका डिफरेंस जो होता है इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जहाँ पर नेट वर्ड आ गया ना, उसका मतलब ही यही है कि भाई कुछ ग्रॉस टोटल है जिसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले वर्डिंग बताई है ना, अब बस उस वर्डिंग को दिमाग में रखो। हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अब्रॉड में कमा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में वो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। माइनस करना है हमें, क्या माइनस करना है, जो नॉन रेजिडेंट्स, जो दूसरे देश के लोग या नॉन रेजिडेंट्स हमारे देश में फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी कुछ अलग नहीं है, सेम यही चीज़ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री,
फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर में जो वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बीइंग एन एम्प्लॉई, आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हो या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या आप बीइंग अ बिजनेसमैन खुद कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कमा रहे हो, तो जो भी आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले में देखो, क्योंकि जब तक बंदा कोई काम नहीं करेगा, जब तक कोई बंदा अपनी सेवा नहीं देगा, सर्विसेज नहीं देगा, तब तक उसे फैक्टर इनकम तो अर्न होएगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर है कि अपनी फैक्टर सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको मैं सिंपल शब्दों में बोल रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में जब आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो तो बदले में जो आपको इनकम अर्न हो रही है, बदले में आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसका, एंड द इनकम पेड टू दी नॉन रेजिडेंट्स, और देखो वर्ड आ ही गया फॉरेनर्स, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हमारे देश के लोग हैं, हमारे कोई रिलेटिव हैं जो कनाडा में गए हुए हैं, वो वहाँ पर कमा रहे हैं और वो हमें यहाँ पर पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, या वो वहाँ के नई नॉर्मल रेजिडेंट काउंट हो रहे, हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट काउंट हो रहे हैं, तो वो माइनस जो नेपाल का कोई बंदा है जो हमारे यहाँ पर आकर काम कर रहा है, वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन रहा, वो नेपाल का बन रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। तो ये एक फॉर्मूला सा उभर कर आ जाता है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन दैट कंट्री। यहाँ तक सफिशिएंट है आपको, मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या चीज़ है। अब देखो, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो आती है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पढ़ा था कि भाई 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ना वो कुछ मिलते जुलता कंसेप्ट ही है कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या अलग अलग फैक्टर इनकम्स हमारे पास उभर कर आती हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहला क्या है? नेट, क्योंकि ये वर्ड यहाँ नेट लगा हुआ है तो इसलिए जो भी हम ये डिफरेंस कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो उनके आगे नेट वर्ड लिखा हुआ है, सभी के आगे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सभी में ही जो अभी अभी हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा है ना कि हमारे लोग माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स यहाँ कमा रहे हैं, तो वो बेसिक चीज़ हमें तीनों में देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्या है? नेट वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अब्रॉड। एम्प्लॉई है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, लेबर जब काम करती है तो बदले में उसे क्या मिलती है? वेजेस। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये एक तरीके से है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेट किया जाता है, चाहे वो वेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में हो। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास जो आता है वो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन received by resident workers temporarily employed abroad। अब टेम्परेरी बेसिस पर होंगे तभी तो है कि 1 साल से कम का ड्यूरेशन बनेगा, वो कंसेप्ट भी दिमाग में रखना है ना। एंड अ सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड टेम्परेरली विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तभी तो जो वो बंदा है जो फॉरेन कंट्री का बंदा है, जिसे हमने टेम्परेरली हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करने के लिए कहा है, वो नॉन रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि उसका भी तो टाइम पीरियड पूरा 1 साल का नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको ही हम नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहेंगे। तो देखो, अब ये जो कंपनसेशन है क्या? ये कंपनसेशन का मतलब है कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आता है ना एग्जिस्टेंस में, तो कोई भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो अपने एम्प्लॉयज़ को चाहे कैश में चाहे काइंड में, काइंड का मतलब होता है जैसे कई बार ऑन दी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर कई बार ये लिखा ही हुआ है, देखो, जैसे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर देता होता है,
तो ये भी बीच में ही कवर होगा। इसको काइंड वाली कैटेगरी में हम कवर करेंगे। काइंड का मतलब यहाँ पर कोई दयालुता दिखाने वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कैश के अलावा जो और पेमेंट्स की जाती हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, किसको, एम्प्लॉय को, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिर से वही कहूँगी मैं कि जो हमारे देश के लोग टेम्परेरी बेसिस पर बाहर से कमा कर लेकर आ रहे हैं, माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स, जो फॉरेनर्स हमारे देश में टेम्परेरी बेसिस पर काम कर कर कमा रहे हैं, उनके डिफरेंस को हम नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कवर करेंगे। जो सेकंड कंपोनेंट है ये NFIA का, वो क्या है, सेकंड है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला कंसेप्ट आ गया ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फॉरेनर भी तो हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है, तो इसलिए फिर से वही कि इन दोनों के डिफरेंस को, फिर से वही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट। सिमिलर पेमेंट मीन्स वही रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में किसको की जा रही है, मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फॉरेन कंट्री को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, या हम सिंपल शब्दों में कहें फॉरेनर को या नॉन रेजिडेंट को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इनके डिफरेंस को हम नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। लास्ट वन अगर हम देखें तो देखो लास्ट वन क्या है, क्योंकि यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज ऑफ अब्रॉड नहीं है बीच में, उसको अलग से कवर किया गया है। तो इसीलिए ये थर्ड पॉइंट बन गया कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रिटेन्ड अर्निंग्स बन रही हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनीज कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, वो कुछ रिजर्व्स बनाकर रखती होती हैं, कुछ रिटेन्ड करके रखती होती हैं अर्निंग्स, ताकि वो अपनी ग्रोथ के लिए फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें, एक्सपैंड करने के लिए उस पैसे को यूज़ कर सकें, किसी से मांगना ना पड़े। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स नेट में कंपनीज के द्वारा, तो इसमें भी सेम वही मीनिंग ही रहेगा कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, हैं अब्रॉड में, काम फॉरेन कंट्री में कर रही हैं, लोकेशन जो है वो अब्रॉड की है, लेकिन रेजिडेंट हमारे देश की बन रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंसेप्ट होता है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाई गई है वहाँ की रेजिडेंट मानी जाती होती है। तो अगर हमारे देश की है, चाहे लोकेशन उसकी अब्रॉड है, लेकिन रेजिडेंट कंपनी तो हमारी देश की मानी जाएगी ना। एंड किस चीज़ का डिफरेंस है, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज हैं तो दैट मीन्स उनको रजिस्टर फॉरेन कंट्रीज में करवाया गया है, तो इसलिए वो हमारे देश की रेजिडेंट्स नहीं मानी जाएंगी, वो नॉन रेजिडेंट्स मानी जाएंगी। तो इनके द्वारा जो रिटेन्ड अर्निंग्स के बेसिस पर डिफरेंस अराइज होगा उसे हम नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड की कैटेगरी में कवर करेंगे। देखो बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे कोई कंपोनेंट्स के बारे में पूछे NFIA के, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये कंपोनेंट्स वाला टॉपिक भी कवर करवा दिया है। तो यहाँ पर हमारा डोमेस्टिक और नेशनल वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत हद तक क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगी और उसके बाद मैं अपने इस सेशन को वाइंड अप करूंगी। देखो हमने आज एक वर्ड देखा डोमेस्टिक और एक वर्ड देखा नेशनल। जो डोमेस्टिक वर्ड था इसमें हमने क्या देखा, घरेलू, मतलब हमारे देश का घरेलू दायरा, सिर्फ हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री। अब इसमें ऑल प्रोड्यूसर्स आ रहे थे क्योंकि इसमें रेजिडेंट्स भी आ रहे हैं जो हमारे देश में है, प्लस कुछ नॉन रेजिडेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जिसमें है कि हम सिर्फ हम अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम सिर्फ अपने नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात ही करेंगे। तो
जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स बनेंगे सिर्फ हम उनके द्वारा की गई प्रोडक्शन को ही कवर अप करेंगे। तो नेशनल में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स कवर करने हैं, लेकिन डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कभी भी स्टडी करेंगे इनकम को, तो इसमें सभी के द्वारा, सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन की जाएगी या इनकम जनरेट की जाएगी उसे कवर अप किया जाएगा। डोमेस्टिक और नेशनल में जो एक डिफरेंस आता होता है वो आता होता है NFIA की वजह से, जिसे हमने पढ़ा अभी अभी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर अगर जाना है तो हमें NFIA क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NFIA माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो हमारी नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक लेवल वाली निकलेगी। और अगर हम इस NFIA की बात करें तो ये NFIA है क्या? इसका मतलब होता है जो हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो अब्रॉड में क्या कमा रहे हैं, माइनस जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में या हमारी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री में जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो कमा रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। सिर्फ एक ये ओवरव्यू, ये जो आपको छोटी छोटी ये बातें मैंने बताई हैं, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी थ्योरेटिकली क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं ये आपको बता दिया गया है। प्रैक्टिकली जब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो हमें यही कंसेप्ट्स काम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये डोमेस्टिक और नेशनल के कंसेप्ट्स वाला समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।